व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द रीक्वीन। कहानी शुरू होती है और हम काइल और जॉलिन नाम की एक कपल को देखते हैं जो अपने बिजी टाइम में कुछ समय निकाल कर एक आइलैंड पर वेकेशन मनाने आए हुए हैं। अब एक रात जॉलिन रोते हुए नींद से उठती है और सीधा जाके समुंदर के किनारे खड़ी हो जाती है और किसी को कॉल करने लगती है। उसके चेहरे पे किसी चीज़ का हमें डर देखने को मिलता है, पर तभी वहाँ काइल आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बीते समय में उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सब भगवान के हाथ में होता है। और यहाँ में पता चलता है कि कुछ ही समय पहले जॉलिन का मिसकैरेज हुआ था और जिसके बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन काइल उसे हमेशा से संभालता रहा है और यही वजह है कि वो उसे लेकर यहाँ पर आया है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके और वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं जिसमें जॉलिन को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो लोग शॉपिंग करते हैं, तरह तरह की जगहों पर जाते हैं। कुछ देर बाद जॉलिन को हम उसकी मॉम से वीडियो कॉल करते हुए देखते हैं। वो अपनी मॉम से और अपनी बहन से बातें कर रही थी। वो काइल के साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त बिता रही थी। पर इसी बीच टीवी में वेदर न्यूज़ बताया जाता है कि कल एक भारी तूफान आने वाला है, लेकिन जॉलिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी कॉल पर बिजी रहती है। कुछ देर बाद काइल उसे वहाँ अपने साथ विला के साइड पे लेके जाता है जहाँ वो लोग समुंदर में डाइविंग करते हैं। लेकिन इसी दौरान काइल के पैर पे हल्की सी चोट लग जाती है जिससे कि खून आने लगता है और इसे देखकर जॉलिन एक बार फिर से अपने पास में चली जाती है। उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उस खून को देख के, पर काइल उसे संभालता है और विला लेके वापस आता है। अब रात हो जाती है और दोनों आराम से सो रहे थे। जॉलिन भी अब धीरे धीरे करके काइल की बातें मानने लग गई थी और इसके बाद जॉलिन कहती है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना, उसे वापस घर जाना है। और वो ऐसा क्यों कर रही है ये तो दोस्तों हमें नहीं पता, लेकिन इन लोगों का प्लान यहाँ काफ़ी दिनों तक रहने का था। काइल उसे इस हालत में देखकर कहता है कि ठीक है, हम कल ही सुबह यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं, पर शायद इन दोनों की यहाँ पर आखिरी रात होने वाली थी। अब आधी रात को अचानक से काफ़ी बड़ा तूफान आ जाता है। समुंदर में ऊंची ऊंची वेव उठने लगती है जो कि इनके विला से लगातार टक्कर मार रही थी, क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर ये ठहरे हुए थे वो समुंदर से बहुत ही नज़दीक होता है। पहले तो इन्हें कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है, पर थोड़ी देर बाद लिमिट क्रॉस हो जाती है। अब जॉलिन फौरन रिजॉर्ट को कॉल लगाती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई थी। इन लोगों के विला को समुंदर अपनी चपेट में ले लेता है और वो लोग अब किनारे से दूर जाने लगते हैं। जॉलिन चिल्लाती है, प्लीज़ हमारी कोई मदद करो, हमारी मदद करो, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी जॉलिन को एक पत्थर दिखता है, वो उस पर जाने को कहती है, लेकिन काइल उसे जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि इतनी तूफान में वो लोग बिना शेल्टर के गुजारा नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपना सर छुपाने के लिए एक शेल्टर ज़रूर चाहिए और उसकी बात मानकर जॉलिन वहीं रुक जाती है। अब वो वहीं बैठ जाती है और सुबह होने का वेट करने लगती है। सुबह का इंतज़ार करते करते दोनों की आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि अब वो समुंदर के बीचों बीच में तैर रहे थे अपने टूटे हुए लकड़ी के विला में। और ये देखकर जॉलिन काइल पर बहुत ही चिल्लाती है क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो लोग उस पत्थर पर चले जाते हैं, लेकिन उसी की वजह से वो रुक गई और यहाँ पर वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अगर वो ज़मीन के करीब रहते तो शायद उन्हें कोई देख लेता, लेकिन काइल की गलती की वजह से आज वो समुंदर के बीच में है। अब काइल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो तैरते हुए इतनी दूर आ जाएंगे। अब जॉलिन अपनी यह हालत देखकर रोने लगती है और काइल उसे माफ़ी मांगता है। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उन लोगों को ज़िंदा रहना है तो उन्हें साफ़ पानी और शेल्टर की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब इन लोगों का विला धीरे धीरे ख़राब होने लग गया था। इन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मुसीबत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि काइल के पैर में एक गहरी चोट लग गई है जिस वजह से वो अब तैर नहीं सकता, चल नहीं सकता है। इसलिए वो जॉलिन से कहता है कि वो नीचे जाके कुछ खाने पीने का सामान देखे जो कि शायद विला से नीचे गिर गया हो। अब वो नीचे जाती है और उसे कुछ पानी की बॉटल्स मिलती है, पर तभी उसे कुछ मछलियों के विजन आते हैं जिस वजह से उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। पर वो जैसे तैसे करके ऊपर आ जाती है और काइल को पानी पिलाती है। अब काइल की बातों से पता चल रहा था कि जैसे उन्हें इन सब का बहुत ही तजुर्बा हो। वो बार बार कहता है कि हमें रेस्क्यू करने कोई ना कोई ज़रूर आएगा, तुम बस सब्र करो। इसके बाद दोनों आराम करते हैं, पर समुंदर के बीच में होने की वजह से सूरज की किरणें उन पर सीधा पड़ रही थी और वो सूरज की किरणें प्लास्टिक बॉटल से होते हुए काइल के पैर पे टकराती हैं जिससे कि उसका पैर गर्म हो जाता है और वो हड़बड़ाहट में उठ जाता है।
एक्चुअल में दोस्तों वो दोनों आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके धुएं से कोई इन्हें देख सके, लेकिन उनसे आग नहीं जल पाती और वो दोनों पहले से ही इतने ज़्यादा थके हुए थे और ये चीज़ उनकी उम्मीद को और ज़्यादा तोड़ देती है। इसी बीच वो प्लेन भी वहाँ से दूर चला जाता है और जैलिन इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों वहीं सो जाते हैं और कुछ पल बाद जैलिन की आंख खुलती है और वो देखती है कि काइल बेहोश है और उसके अगली पल ही उसे थोड़ी दूर पर एक शिप दिखाई देता है और ये देखकर वो दोबारा से वही टेक्निक यूज करती है जो काइल ने उसे थोड़ी देर पहले यूज करी थी। तब तक यहाँ पर काइल को भी होश आ जाता है और वो उस बॉटल को एक बार फिर से सनलाइट की तरफ कर देता है और इस बार ही उन लोगों की ये टेक्निक काम आ जाती है। सूरज की गर्मी की वजह से वहाँ धुआं उठने लगता है और ये फाइनली यहाँ पर आग जला लेते हैं, लेकिन तब तक दोस्तों वो शिप बहुत ही दूर जा चुका था और अब यहाँ पर इनके पास एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। विला पे अब वो धुआं आग में बदल चुका था और जो आग इन्होंने लगाई थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती रहती है और देखते ही देखते वो एक बड़ी सी आग में तब्दील हो जाती है। पूरा विला उसकी चपेट में आ जाता है और अब इन दोनों को मजबूरन अपना शेल्टर छोड़कर समुंदर में कूदना पड़ता है। अब वहाँ इन्हें लकड़ी के कुछ टुकड़े मिलते हैं जिसके सहारे वो पानी के ऊपर बैठ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि काइल के पैर में जो चोट लगी थी उसमें से अब खून समुंदर में फैलता जा रहा है, जिसकी स्मेल करके उनकी तरफ कुछ शार्क आ रही थी और ये देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। काइल बोलता है कि हमें लकड़ी के ऊपर जाना होगा जल्दी से और इसी बीच उन्हें एक बड़ी सी लकड़ी मिल जाती है, जाके बैठ जाते हैं जिसकी वजह से वो शार्क उनसे दूर चली जाती है। लेकिन जिसे ये लोग शार्क समझ रहे थे वो असल में कुछ डॉल्फिन्स होती हैं और ये देखकर वो खुद पर ही हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों उस लकड़ी के टुकड़े पर लेटकर खुद को इन सब की वजह मानते हैं और जॉलिन कहती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर उसका मिसकैरेज ना हुआ होता वो शायद कभी डिप्रेशन में ना जाती है और ना ही वो यहाँ पर आते, लेकिन काइल उसे ये सब सोचने को मना करता है और हौसला रखने को कहता है। दोनों एक दूसरे को सहारा और हिम्मत देते हैं कि वो यहाँ से ज़रूर बच के निकल जाएंगे और बातें करते करते वहीं सो जाते हैं। जब जॉलिन की आँख खोलती है तो वो देखती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा अलग हो चुका है और काइल के पैर में जो खून आ रहा था वो अब पूरे समुंदर में फैल चुका है और अगली पल ही उनके पास असली शार्क आ जाती है जो उन पे हमला कर देती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं पर जॉलिन जैसे तैसे करके दोबारा ऊपर चढ़ जाती है, पर काइल अभी भी पानी में होता है। उस पर शार्क बार बार हमला कर रही थी जिसकी वजह से उसका खून बहता जा रहा था। अब जॉलिन उसे एक लकड़ी के टुकड़े से उन्हें भगाने की कोशिश करती है पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। खून की स्मेल सूंघकर उसके पास बहुत सारी शार्क आ जाती हैं और ये देखकर जॉलिन उसी लकड़ी के टुकड़ों को एक पैडल की तरह यूज़ करना शुरू कर देती है और काइल को धीरे धीरे किनारे तक लाने की सोचती है। वो पैडल मारती रहती है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और वो दोनों उसी हालत में फिर से सो जाते हैं। जब जॉलिन को होश आता है तो वो देखती है कि पानी का लेवल कम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और वो लोग अब ज़मीन पे आ गए हैं। वो फ़ौरन काइल को उठाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अब उसकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, काइल अब जॉलिन को छोड़कर जा चुका है। शार्क ने उसके दोनों पैरों को काट लिया था और ये देखकर जॉलिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि काइल ही था जो उसका सहारा था और उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ चुकी है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बच्चे को खोया था और अब उसका पति भी उससे दूर हो चुका है और उसे लगने लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है। ये सोचकर वो तेज तेज चिल्लाने लगती है ताकि काइल उठ सके, लेकिन अब काइल उससे बहुत ही दूर जा चुका है और उसे ये सच मानना ही होगा। वो रोते रोते वहीं सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि आइलैंड पर चारों तरफ धूल उड़ रही है। वो बहते हुए एक आइलैंड पर पहुंच चुकी थी और रात में काफ़ी हाई टाइड आई हुई थी जिसकी वजह से काइल की लाश बहते हुए जॉलिन से काफ़ी दूर समुंदर में चली गई थी। तभी उसके पास दो शार्क आती हैं जो उसकी लाश को खींच खींच के उसके दो टुकड़े कर देती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। जॉलिन अपने होश में नहीं थी, वो उसके पास भागते हुए जाती है उसे बचाने के लिए और तभी उसके पास भी एक शार्क आ जाती है और उसके पैर पर हमला कर देती है। वो फ़ौरन भागते हुए किनारे पर आती है और चोट पे एक कपड़ा बांधती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब वो कहाँ जाए। वो अकेले पूरा समुंदर तो पार नहीं कर सकती और उसने ऐसा करने की कोशिश भी करी तो उसका हाल भी काइल जैसा ही होगा। और तभी उसे थोड़ी दूर पर एक चट्टान दिखती है, वो उसे ऊपर जाती है और तभी उसे एक उम्मीद दिखती है। वहाँ एक छोटी नाव तैर रही थी जिसके अंदर एक आदमी भी था जो यहाँ पर मछली पकड़ने आया था। वो फ़ौरन उसके पास जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन उस आदमी को इंग्लिश नहीं आती। जॉलिन उसे समझाती है कि वो लोग बीच समुंदर में फंस गए और उसके पति को शार्क ने खा लिया और अब उसे उसकी मदद चाहिए, पर उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता।
लेकिन जब वो उसका घाव देखता है तो फ़ौरन उस पर टाँके लगाना शुरू कर देता है और उसे आराम करने को कहता है और ख़ुद मछली पकड़ने के लिए नीचे समुंदर में चला जाता है। अब वो नीचे जाता है और अपने ट्रैप को, अपने जाल को ठीक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो इस बात से अनजान था कि यहाँ पर शार्क मौजूद है। वहीं ऊपर जॉलिन को एक टक्कर महसूस होती है और उसे पता चल जाता है कि ज़रूर ये शार्क होगी। वो फ़ौरन उस आदमी को आवाज़ देने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसका जवाब नहीं आता और अगले पल ही उस आदमी का एक हाथ कटा हुआ ऊपर आता है, जिसे देख के जॉलिन के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आ जाता है, लेकिन उसके नीचे से शार्क ने उसे पकड़ रखा था। वो जॉलिन से मदद मांगता है और वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खींचने के चक्कर में वो खुद नीचे गिर जाती है और वो जैसे तैसे करके दोबारा नाव पर चढ़ती है। वो उस आदमी को दोबारा ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो उसे ऊपर खींच पाती, वो शार्क उसे अपने साथ ले जाती है और एक ही पल में वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। वहां बचती है तो एक चीज, वो था उसका खून जो पूरे समुद्र में तैर रहा था, जिसकी स्मेल करके एक शार्क अब जॉलिन के पीछे पड़ जाती है। और तभी यहाँ पर जॉलिन को बोट पर एक छोटी सी कटर मिलता है और अब वो अपना सारा गुस्सा उस कटर से शार्क पर निकालती है और कटर की वजह से शार्क उससे दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये भी शार्क है, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी। इसके बाद जॉलिन समुंदर से एंकर बाहर निकालती है और वहां से जाने लगती है, पर तभी वो शार्क दोबारा से उसकी तरफ आने लगती है और इस बारी वो उस पर एक लंबी छलांग लगाती है, जिससे कि उसकी पूरी नाव पलट जाती है और जॉलिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो एक प्लान बनाती है। वो नीचे जाते हुए एंकर की रस्सी को खुद के ऊपर लपेटने लगती है, जिससे कि वो शार्क उस पर हमला ना कर सके। लेकिन शार्क को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक बारी फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तेजी से उस पर हमला करने आती है, लेकिन तभी वो एंकर सीधा शार्क के मुंह के आर पार हो जाता है और यहाँ पर जॉलिन की जीत हो जाती है। उस शार्क की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से बोट से लगी हुई एंकर की रस्सी को खोल देती है, जिसके साथ ही शार्क पानी की गहराई में चली जाती है। कुछ समय बाद हम जॉलिन को बोट के ऊपर देखते हैं। वो आसमान की तरफ देखती है और एक राहत की सांस लेती है। इसी बीच दूर उसे एक टापू दिखता है, जहाँ कुछ मछुआरे होते हैं जो उसे किनारे तक आते हुए देख लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब जॉलिन डेंजर एरिया से बाहर आ चुकी है। ये देखकर वो हंसने लगती है कि उसने क्या क्या डेंजर फेस किया है, और इसी के साथ हिम्मत ना हारने वाली ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।